Hello everyone, Jai Hind. I welcome you all on my channel English by Kirti. My name is Kirti and I'm your English educator for defense examination. So welcome everyone. I hope you all are doing great. आज का सेशन जो मैं लेकर आई हूँ वो है पूरी इन्फॉर्मेशन एनडीए और सीरियस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, जो लोग ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में अपियर हो चुके हैं, कुछ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उन्हें तो इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता है। बट हमारे वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जो कि बिल्कुल न्यू होंगे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि उनको इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि एनडीए और सीरियस क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप उसे अपियर हो सकते हो उस एग्जाम में और इन सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन गाइस विथ आवर ऑल अबाउट एनडीए एंड सीरियस एग्जाम सेशन। सो हियर इफ आई टॉक अबाउट your NDA and serious exam, here you can see these initials C NDA and this is serious। तो देखो, ये फुल फॉर्म होते हैं एनडीए और सीरियस के, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। देखने में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन दोनों एग्जाम्स को देने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है। ये सारी चीज़ें आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं। सो एनडीए इज अ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड सीरियस इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। You can see it's written here, your gateway to a prestigious military career. Definitely आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इसमें हमारे जो भी एस्पिरेंट्स जाके जॉब करने वाले हैं, ये एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस करियर होता है। बहुत सम्मान की बात होती है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म आप पहनते हो ना, वो आपको अपने आप में ही एक ऑनर देता है। आपको पहन के उस वर्दी को बहुत अच्छा फील होता है। तो भाई, जिन लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इन एग्ज़ाम्स को देना है, हमें डिफेंस सर्विसेज में जाना है, उनके लिए ये सेशन बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे इस दिशा में बढ़ सकते हो। लेट्स गो अहेड विथ द इंफॉर्मेशन। देखिए, अंडरस्टैंडिंग एनडीए और सीरियस। अभी इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसमें कहीं एग्ज़ाम का नाम नहीं है, इसमें किसी सर्विसेज का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनडीए क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, यहाँ एक जगह का नाम लिखा हुआ है जो कि पुणे में है, दैट इज़ खड़कवासला। तो खड़कवासला पुणे में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एकेडमी बनी हुई है। ट्राई सर्विस का मतलब हुआ मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स। इन तीनों में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों में आप इस एनडीए एग्ज़ाम को देकर अपियर वहाँ पे जा सकते हो। मतलब इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ना केवल रिटर्न, बल्कि इसके बहुत सारे फेज़ होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, जो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सो एनडीए इज़ एन एकेडमी जो कि पुणे खड़कवासला में है, और इस एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद आप इन ट्राई सर्विस में से किसी में जा सकते हैं, जिसके क्राइटेरिया डिफरेंट हैं। तो देखो, ये अकेडमी 1954 में इस्टेब्लिश हुई, और ये अभी आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स बना सकती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया कि एनडीए क्या है, और सीरियस को भी हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों का मतलब क्या हुआ, कहाँ से आया। सीरियस क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। ये डायरेक्ट ऑफिसर्स एंट्री के लिए होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड शॉर्ट होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के क्राइटेरिया डिफरेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एनडीए और सीरियस है, ये दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। तो यूपीएससी के थ्रू जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये मान के चलो कि एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा पेपर बहुत इजी आ जाता हो या हमेशा बहुत टफ आ जाता हो। कई बार एक पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, एक इजी या मॉडरेट हो जाता है, और ये इस तरह से बैलेंसिंग चलती रहती है। तो इसलिए यूपीएससी ये दोनों एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। बहुत ही बढ़िया लेवल का सिलेबस है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो यदि तैयारी अच्छी खासी है ना, तो इन एग्ज़ाम्स को निकालना बड़ा आसान होता है। टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपना मन बना लो कि हम कर सकते हैं तो आप कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ये तो हमने देखा कि एनडीए के थ्रू आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। अभी यहाँ मैंने किसी स्पेसिफिक एकेडमी या स्पेसिफिक किसी यूनिट की बात नहीं की है ना। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम आप दे रहे हो और आपको एडमिशन मिल जाएगा इस एकेडमी के अंदर। उसके बाद आपका आगे जो भी प्रोसीजर होना है वो आप फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप सीरीएस का एग्ज़ाम देते हो, सीरीएस का एग्ज़ाम देने के बाद आप डायरेक्टली जाते हो या तो आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, एएफए के लिए या ओटीए के लिए। ये सब क्या है भाई, देखो ज़रा। मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज़ आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी इज़ आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी एएफए है, और ये है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। तो यदि आपने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया है तो इस एग्ज़ाम को देके आप इन एकेडमीज़ में डायरेक्ट एडमिशन लेंगे ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ से आप ऑफिसर बन के निकलेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, यूपीएससी कंडक्ट करता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक इस स्लाइड में इतना हमें क्लियर हो गया है कि एनडीए हमें किसी एकेडमी में जाना पड़ेगा जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है, बट सीडीएस के थ्रू हम डायरेक्ट इन 4 में से किसी एक जगह जाने वाले हैं जहां से हम अपनी ट्रेनिंग लेंगे और डायरेक्ट ऑफिसर्स बन जाएंगे। सो आई होप इतना यहाँ पे क्लियर है। अब इसके आगे और क्या चीज़ है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। देखो यहाँ पे एज और एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो गई है। यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि कौन एनडीए दे सकता है और कौन सीडीएस दे सकता है, क्योंकि क्या करने वाले हो, किस सर्विस में जाने वाले हो, वो तो पिछली स्लाइड में देख लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एनडीए के लिए एज रेंज दी हुई है 16.5 से 19.5, मतलब वो बच्चे जो कि क्लास 12th में या तो अपीयर हो रहे हैं या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो बच्चे इस एनडीए को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं सीडीएस में एज लिमिट पे ध्यान दो, 19 to 24 अभी डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, लेकिन ये दिखा रहा है यहाँ पे 19.5 साल तक है और यहाँ पे 19 साल से आगे शुरू होता है। मतलब एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, ओके। अब ये कैसे होनी चाहिए, किस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ से एक बेसिक चीज़ निकल के आती है कि 12th अपीयरिंग या 12th पास्ड आउट जो बच्चे हैं वो एनडीए दे सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो सीडीएस के लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप सीडीएस के जितने भी यहाँ आपको ये नाम दिख रहे हैं, आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए, आप इन सभी में जा सकते हैं। सबके देखो बेटा क्राइटेरिया डिफरेंट है और उसके हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, जब आप एनडीए का एग्जाम देते हो तो एनडीए में क्या होता है, यूजुअली आपकी 3 इयर्स की एक ट्रेनिंग होगी, ओके। 3 इयर्स की एक ट्रेनिंग होगी, मतलब उस ट्रेनिंग के अंदर आप पढ़ाई कर रहे होगे, आपको वहाँ से एजुकेशन मिलेगा, आपको एक डिग्री मिलेगी 3 इयर्स की, और वो डिग्री आपको कौन देगा, जेएनयू देगा। मतलब बेटा यदि तुमने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है, सारे फेजेस को क्वालिफाई कर लिया है, क्लियर कर लिया है, आप फाइनल लिस्ट में आ जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जाएंगे और उस नेशनल डिफेंस एकेडमी में सारे बच्चे, चाहे वो आर्मी के लिए जाएं, नेवी के लिए जाएं या एयरफोर्स के लिए जाएं, वो सारे एक ही जगह 3 साल तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद और जो पढ़ेंगे उनको बीएससी की डिग्री मिलेगी, बीए की डिग्री मिलेगी या बीटेक की डिग्री मिलेगी, थोड़ा सा ड्यूरेशन वेरी करेगा। तो ये डिग्री कौन देगा, जेएनयू देगा। और लास्ट का जो एक ईयर होता है, 1 ईयर, उसमें अब यहाँ पे आप डिवाइड हो जाओगे, यहाँ से आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड में जाने वाले हो। मिलिट्री वाले बच्चे आईएम में चले जाएंगे 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए, नेवी वाले चले जाएंगे आईएनए में, और एयरफोर्स वाले एएफए में चले जाएंगे। मतलब शुरू में तो आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हो और बाद में आप डिवाइड हो जाते हो। वहीं पर जब आपने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया है तो इस सीडीएस के एग्ज़ाम को देने के बाद आप डायरेक्ट अपनी पर्टिकुलर अकेडमी में ही जा रहे हो, अकॉर्डिंगली आपका जो भी क्राइटेरिया फिट हो रहा था। तो आईएमए और आईएनए के लिए एज लिमिट देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का एक ध्यान रखना है हमें कि यूपीएससी एज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कहीं पर भी आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी कि चलिए ठीक है 19 इयर्स है, लेकिन यदि आप 18.5 हो तो आ जाओ, या लास्ट 24 है तो आप 24.5 हो तो आ जाओ। एज लिमिट में यूपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आता है एज क्राइटेरिया को अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा वेरी करता रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद ही उसका फॉर्म फिल करना है। अदरवाइज़ या तो आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे होंगे या फिर अपना पूरा साल बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप उस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, तो देखिए आईएमए और आईएनए के लिए एज है 19 टू 24, यदि एएफए में जाते हो सो 20 टू 24, और ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आती है जहाँ पे बस ये 1 साल का फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि बाकी सब जगह आप देख रहे हैं 24 ईयर्स है, लेकिन ओटीए में एज 25 तक है। तो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि यदि कुछ यहाँ पे चूक हो जाती है तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। तो आई होप इतना क्लियर है कि एनडीए और सीडीएस में इन तीनों एकेडमीज़ में जाके किस एज के साथ आप पढ़ाई करते हो। आई थिंक इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इनमें से आपको जाना है आईएमए, आईएनए और एएफए में। कब जाओगे आप? 3 साल के बाद जाओगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पीसीएम देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जिन बच्चों ने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया था, वो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? एयरफोर्स और नेवल में जाएंगे। ठीक है, मतलब नेवी में और एयरफोर्स में जाने के लिए पीसीएम का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपका पीसीएम का बैकग्राउंड था तो आप ये 2 जगह अपने लास्ट ईयर में चले जाओगे और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन यदि आपका पीसीएम का बैकग्राउंड नहीं था, आपका बैकग्राउंड कुछ और था, आपने बायो से पढ़ाई की थी, आपने कॉमर्स से पढ़ाई की थी, तो उस केस में आप जा सकते हो आईएमए में। इज दिस क्लियर? और देखो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है भाई कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मेडिकली फिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आर्मी की फील्ड में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यदि डिफेंस में जा रहे हो तो मेडिकली फिट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब चलिए इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पीसीएम लेके आप इन दोनों में जा सकते हैं, नहीं लिया है तो आईएमए में जा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीडीएस में। सीडीएस में देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यहाँ पे आप आईएमए और ओटीए इन दोनों पे ध्यान दीजिए। मिलिट्री और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यदि आप इसके लिए जा रहे हैं तो इसके लिए एनी ग्रेजुएशन की डिग्री चल जाएगी। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से यदि आप ग्रेजुएट हैं, आपने सीडीएस का एग्जाम दिया है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने, जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, देखो बेटा, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए तभी आईएनए और एएफए में एडमिशन मिलेगा, तो वैसा ही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है कि यदि आपको आईएनए या फिर एएफए में जाना है तो फिर क्या होना चाहिए। देखो आईएनए वाले तो भाई स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री मस्ट है, इंजीनियरिंग किया हो तो ही सीडीएस दे के भाई हम आपको लेने वाले हैं। लेकिन एएफए में एक छोटी सी रियायत आपको मिल जाती है, और वो क्या होती है कि इसने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं। देखो ज़रा, वो 2 ऑप्शन क्या है कि या तो इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, या फिर जब आपने 10+2 किया था तो उस 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स था। ठीक है, तो यदि आप में या तो 10+2 में फिजिक्स या मैथ्स था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए कि फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, तो आप एएफए में जा सकते हो। भले ही 10+2 के बाद आपने कुछ और ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन इस समय आपके पास फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, या फिर नहीं था लेकिन आपने इंजीनियरिंग किया हो, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो डेफिनेटली पीसीएम के थ्रू ही जाते हो। तो ये 2 ऑप्शन आपको एएफए में मिल जाते हैं। आई होप इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर दूंगी। और फिर भी यदि आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा सा
वेट कर लेना, किसी दिन लाइव क्लास में मिलते हैं और उस लाइव क्लास में पहले की तरह ही बड़ा एंजॉय करेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी। ओके, सो जरा स्लाइड को ध्यान से देख लो, इसके अंदर यदि कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, एक और चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे आपने यहाँ से आपको डिग्री मिल रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यदि आप आईएमए के लिए गए हो एक्सक्यूज मी, यदि आप आईएमए के लिए गए हो तो आपको यहाँ से डिग्री मिल सकती है बीएससी की या फिर बीए की भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसको पीसीएम की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कोई भी 10+2 वाला बच्चा जा सकता था यहाँ पे। लेकिन आईएनए और एएफए क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो जब भी ये आपको डिग्री देंगे दिस एंड दिस, तो या तो ये बीएससी की डिग्री मिलेगी या फिर आपको बीटेक मिलेगा। ठीक है, डिग्री आपको जेएनयू देगा, डेफिनेटली ट्रेनिंग यहाँ पर होगी, लेकिन यह है कि यदि आईएमए से किया हुआ तो या तो बीएससी या बीए की डिग्री मिलने वाली है, और या आईएनएएफए से किया है तो या तो बीएससी या बीटेक जो कि साइंस की फील्ड है वहाँ से आपको डिग्री मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रा देख लो, हमारी गर्ल्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं कि एनडीए तो ठीक है आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं, लेकिन सीडीएस के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि गर्ल्स सिर्फ ओटीए में जा सकती हैं। ठीक है, गर्ल्स आईएमए आईएनए एएफए में नहीं जाएंगी, वो ओटीए में ही जाएंगी। एज क्राइटेरिया होता है एंड अनमैरिड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हाइट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए यदि गर्ल्स ने सीडीएस दिया है तो वो ओटीए में जा सकती हैं। इज दिस क्लियर? सो इस स्लाइड से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है, और फिर भी बच्चों यदि कोई डाउट है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क। चलो अब ज़रा देख लो कि क्या क्या जर्नी आपको करनी पड़ेगी उस फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए। देखिए, सिलेक्शन जर्नी में आ जाता है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, दोनों में ही आपको कुछ फेस फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, यूपीएससी कंडक्ट करेगा, सब्जेक्ट्स होंगे डिफरेंट जो कि अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। और जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, उसके कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, मेरिट में आते हैं, आफ्टर दैट आपको गुजरना पड़ता है एसएसबी इंटरव्यू से। तो अब एसएसबी इंटरव्यू में आपका 5 डे असेसमेंट होता है जिसमें कि आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, मींस योर कम्युनिकेशन वो भी चेक किया जाता है। तो रिटन एग्जाम के बाद आप जाओगे एसएसबी इंटरव्यू में, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप फिर फाइनली सिलेक्ट होगे। तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन फेज कि आपको किस एग्ज़ाम से किस तरह से गुजरना है, चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो, लेकिन इन दोनों में ही आपको रिटर्न देना पड़ेगा और एसएसबी के लिए जाना पड़ेगा। और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तभी आप रिकमेंड किए जाओगे कि आप पर्टिकुलरली किस एकेडमी में जा रहे हो। एनडीए से हो तो एनडीए में जाओगे, और यदि सीडीएस में हो तो किस पर्टिकुलर एकेडमी के लिए फिट हो रहे हो, आप वहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो अभी हमें फर्स्ट तो तैयारी करनी है रिटन एग्ज़ाम की। अब रिटन एग्ज़ाम में मैं फोकस करने वाली हूँ इंग्लिश की तरफ। वो क्यों? देखिए, थोड़े से कुछ यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एलिजिबल नहीं बनाती हैं, है ना, उस पर ज़रा ध्यान दे लो, क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो देखो, इस पे ध्यान दो, एज रिस्ट्रिक्शन। यूपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और यदि आप एज क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, दोनों ही, चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा बड़े ध्यान से अपनी बर्थ डेट देख के देख लेना कि मैं उस पर फिट हूँ या नहीं, है ना। तो यदि एज बराबर नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। किसी ने शादी कर ली, नहीं दे सकते अब आप एग्ज़ाम। ठीक है, सो मैरिटल स्टेटस बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। चाहिए कि अनमैरिड मेल या फीमेल होने चाहिए, वही इन एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। अब मेडिकली अनफिट हो, आप डिफेंस सर्विसेज में जाने वाले हो, यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे।
तो मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी इससे रिलेटेड बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे रिटन एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं, दिन रात लगा के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। रिटन और एसएसबी में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है ना, और उस शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होता है, ना स्टेमिना बिल्ट हो पाती है, ना ही स्ट्रेंथ आप गेन कर सकते हो। तो जब हम अपने आप को किसी फाइनल फील्ड में देखते हैं, फाइनल सिलेक्शन की तरफ देखते हैं, तो उस पूरी की पूरी जर्नी की तैयारी हमें अभी ही करनी होती है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप बस ये मान के चलिए कि आपका रिटन क्लियर हो जाएगा, आपको एसएसबी में जाना ही जाना है। तो अभी से आपको अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हुए सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होगी। यदि आपने रिटन क्लियर कर लिया, एसएसबी का चले जाते हो आप एसएसबी के लिए, लेकिन मेडिकली अनफिट हो जाओगे तो बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि टाइम भी जाता है ना। इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम ज़रूर देखेंगे, और उसके अलावा भाई कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड में हो, कोई हिस्ट्री शीटर हो, कोई आपके ऊपर केस चल रहा हो, या फिर इस तरह का कोई काम किया हो जो कि गलत है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो यदि गड़बड़ है तो आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ये बड़ा ही क्रिटिकल है। अब आ जाइए ज़रा हमारे एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। हम रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं आज की क्लास में, एसएसबी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम। देखो, एनडीए हो या सीडीएस हो, इनमें पेपर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले एनडीए की बात कर सकते हैं। इसमें भी मैथमेटिक्स का पेपर होना है और यहाँ भी मैथमेटिक्स का पेपर होना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले एनडीए में 120 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। देखिए, गॉट इट। 120 क्वेश्चंस आएंगे आपको मैथ्स के। अब मैथ्स में 2.5 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो इसकी तैयारी बड़े अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये 300 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो लिखा हुआ है दैट इज जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये देखो 600 नंबर का पेपर है। अब यहाँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है, देखिए ज़रा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जीएटी के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, एक है इंग्लिश और दूसरा हो जाएगा जस्ट आपका जो कि जनरल नॉलेज कह सकते हो, जीके कह सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश का भाई यहाँ पे सेपरेट पेपर है, और वो सेपरेट पेपर कितने नंबर अपने आप में लिए रहता है ये देखिएगा। आपको यहाँ पे आएंगे 50 क्वेश्चंस इनटू 4, ठीक है। सो टोटल आपका हो जाता है 200 मार्क्स। 200 नंबर का सवाल है, 300 नंबर का तो यहाँ पे मैथ्स आ गया, उसके बाद इंग्लिश आ जाता है 200 नंबर का, और बचे हुए यहाँ पे जीएटी के जो 400 नंबर हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। तो ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स मिलके 400 नंबर एक पेपर हो रहा है, लेकिन इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट 25% होता है, इसके आसपास ही होता है। तो आपने मैथ्स में क्लियर कर लिया, इंग्लिश में भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग दिलाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब 9th-10th में थे, 11th-12th के एग्ज़ाम दिए, थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर था, फिज़िक्स कमज़ोर था, या फिर सोशल साइंस कमज़ोर था, इंग्लिश अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, उसने परसेंटेज बढ़ा दिया, स्कोर को बढ़ा दिया। वही काम यहाँ पे इन दोनों एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का होता है। ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ज़रा ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ईजी बहुत है। यदि प्रॉपर ट्रिक्स के साथ एंड सारी टेक्निक के साथ और प्रैक्टिस के साथ आपने कर लिया, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। अच्छी स्कोरिंग मतलब सिलेक्शन पक्का, कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, जीएटी का और नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई, वो भी ध्यान रख लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मैथ्स में भी है और यहाँ पर भी है।
ठीक है, तो यहाँ 2 पेपर हो जाते हैं आपके, एक मैथ्स का पेपर है और एक जीएडी का पेपर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2.5 घंटे के पेपर हो जाते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी यदि टोटल 900 मार्क्स हैं, फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, देन यू आर ओपन टू आस्क योर क्वेश्चंस। अब ज़रा सीडीएस की तरफ आओ। सीडीएस में यहाँ पे अगेन देखो, इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे 120, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे 120। देखो जरा क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं भाई। यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चंस आ रहे थे एनडीए के अंदर इंग्लिश में, लेकिन वहीं सीरियस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बढ़ के हो जाते हैं 120। ओके, मार्क्स कितने हैं? 100। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हो जाते हैं 120, मार्क्स हैं 100। मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ 120 क्वेश्चंस थे, यहाँ ओनली 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 100 मार्क्स हैं। देखिए बेटा, अभी सिलेबस की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि एनडीए और सीडीएस में पेपर सेम हो रहे हैं। मैथ्स हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है और एक जनरल नॉलेज का पेपर हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर रहे हैं, मार्क्स वेरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखना सिलेबस भी वेरी करेगा। इंग्लिश की यदि बात करती हूँ तो इंग्लिश में बेसिक्स बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन सीरियस के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल एंड वोकैबलरी का लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। वैसे कहा जाता है कि एनडीए एग्जाम के लिए जो इंग्लिश होती है वो 10+2 लेवल की होती है, लेकिन 10+2 आप भी कर रहे हो और आपको भी पता है कि आप स्कूल के अंदर उस डेप्थ में इंग्लिश को नहीं पढ़ते हो। हम बहुत सिंपल सा पढ़ते हैं, यदि हमने मॉडल्स पढ़े हैं, टेंसेस पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे एनडीए की और सीडीएस की, तब मैं आपको पूरा डिटेल में जाके प्रॉपर रूल्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और कंसेप्ट्स के साथ विथ प्रैक्टिस सारी चीज़ें कराऊंगी, जिससे सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली स्कोर कर सकोगे। तो ये एनडीए और सीडीएस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है विद क्वेश्चंस। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलो सिलेबस हाईलाइट। अभी तो एक जनरल बात कर रहे हैं सिलेबस की। मैथ्स का सिलेबस, आप मैथ्स जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन में, वहाँ पे आपके जो भी एजुकेटर हैं वो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। मैंने तो जस्ट यहाँ पे आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है कि भाई क्या क्या हो सकता है, लेकिन हाँ मैथ्स की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि आप फटाफट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके और अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करके वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्योंकि सब कुछ टाइम मैनेजमेंट का खेल है, फटाफट होना चाहिए, तो तैयारी जितनी तगड़ी करोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। इंग्लिश में आ जाओ भाई, इंग्लिश ही पढ़ाने वाली हूँ तो इंग्लिश पे ज़रा ज़्यादा जोर दे देती हूँ। स्कोरिंग है, पहले ही बता दिया है, 200 नंबर एनडीए में आ जाएंगे और 100 नंबर आ जाएंगे सीडीएस में। तो अब यहाँ पे देखो 3 पोर्शन होते हैं, बस यही है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। देखने में ना इतना सा लगता है कि बस तीन चीज़ें ही हैं। ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, बुक उठाएंगे पढ़ लेंगे। वोकैबलरी करना है, कोई भी एक बुक ले आएंगे और क्रैमिंग शुरू करेंगे, रटना शुरू करेंगे, हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन तो स्कूल में किया हुआ है तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको टेक्निक की ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी कंटिन्यूटी बिठाने की, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने की। और जब स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंग्लिश में बेसिक यही 3 चीज़ें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। और जनरल नॉलेज में सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में बता दिया और जनरल नॉलेज एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए भी कॉमन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेबस के हाईलाइट में पर्टिकुलर एनडीए या सीडीएस के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि टॉपिक्स हाँ मैथ्स में वेरी करेंगे जो आपके एजुकेटर आपको बताएंगे। मैंने जस्ट एक जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है। इंग्लिश में बेसिक्स बिल्कुल सेम होते हैं, क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है जो हम करते जाएंगे। कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो पर्टिकुलरली मैं सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए रखूँगी, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैं दोनों के लिए रखूँगी, चाहे वो सीडीएस के स्टूडेंट्स हो या फिर
एनडीए के स्टूडेंट्स हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए भाई, ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा बात कर लो। ट्रेनिंग एक्सीलेंस एट डिफेंस एकेडमी, चाहे एनडीए की ट्रेनिंग हो चाहे सीडीएस की ट्रेनिंग हो, ये हमने पहली स्लाइड जब हम डिस्कस कर रहे थे एनडीए और सीडीएस को, तब मैंने आपको बताया था कि एनडीए के लिए सबसे पहले आप 3 इयर्स के लिए जाते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां आप सब कॉमन पढ़ते हो, चाहे आर्मी नेवी या एयरफोर्स हो। उसके बाद आप डिवाइड होते हो तीनों में अलग अलग, है ना। वहाँ पे आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी एंड यू विल गेट द डिग्रीज अकॉर्डिंगली। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर फर्स्ट होगा, कंबाइंड होगा, एंड आफ्टर दैट फिर आप बढ़ जाओगे ग्रुप्स में अपने जिस भी चीज़ के लिए आप गए हो, एंड आफ्टर दैट आप उसको परस्यू करोगे। सीडीएस की ट्रेनिंग का ड्यूरेशन देखो बेटा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि आप आईएम में जा रहे हो, ओटी में जा रहे हो, आईएनए में जा रहे हो या एएफए में जा रहे हो, तो वहाँ के हिसाब से वो वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन सीडीएस का एग्जाम देके आप डायरेक्ट एकेडमी में जाते हो, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी एंड आफ्टर दैट आप डायरेक्ट ऑफिसर्स बनोगे। तो ये ट्रेनिंग किस किस चीज़ की होगी, आप क्या क्या सीखने वाले हो, वो सब चीज़ें हम देखते रहेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ये जो डिफेंस का करियर है, देखो ये एक बहुत सम्मान वाला करियर है, क्योंकि आपके अंदर भी हमारे देश के जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स कुछ भी हो, उसके लिए एक बहुत रिस्पेक्ट होता है। हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, और उस फील्ड में जो लोग होते हैं उनको भी वो यूनिफॉर्म पहन के एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो यदि आपने अपना मन बनाया है कि आपको भी एनडीए या सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनना है, तो इस सोच को मेरा सलाम, एंड पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। इसे एज एन ऑप्शन मत देखो कि अरे मैंने यदि कुछ नहीं किया तो मैं ये कर लूँ, नहीं, इसे आप बस एक जज्बा बना के चलो कि मुझे यही करना है। जब आप ये मैनिफेस्ट करोगे कि नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर ही बनना है, डिफेंस में ही जाना है, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। और आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर करके जब इस फील्ड में आ जाओगे, तब यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो बेटा, किसी भी करियर में आप जाओ, है ना, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप कोई बिजनेस कर लीजिए, आप चाहे टीचर बन जाइए, आप डिफेंस में चले जाइए, पैसा तो हर जगह मिलेगा, है ना। तो जो मनी का बेनिफिट है वो तो आपको सब जगह है, क्योंकि सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दूसरे फ़ायदे होते हैं जो बाकी सर्विसेज में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़, जो रिस्पेक्ट मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। वर्दी की शान जो होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो एक देखो लिखा हुआ है यहाँ, इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है। सैलरी पैकेज एंड ऑल तो ठीक है, सबको मिलेगा ही, पेंशन्स होती है, और फैमिली को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स बाद में बहुत अच्छे मिलते हैं एंड ऑल दैट, वो सारी फैसिलिटीज़ होती है। इसके अलावा ग्रोथ के ऑप्शंस होते हैं, एडवेंचरस लाइफ होती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने मिलता है, देखने मिलती है चीज़ें, डिफरेंट कल्चर्स को समझने मिलता है, और सबसे बड़ी बात, अपनी कंट्री को सर्व करने का मौका मिलता है। उसके बाद देखिए लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप कैसे डेवलप होती है? आप इस एग्ज़ाम को देके ट्रेनिंग करने के बाद बिल्कुल फ्रेश ऑफिसर्स एंटर होते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके प्रमोशंस होते हैं, और उन प्रमोशंस के थ्रू आपके अंडर एक टीम काम करती है, जहाँ से आप लीडरशिप स्किल सीखते हैं। आपको अपनी टीम को मैनेज करना आता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप सीखते हो, एंड देयर आर न्यूमरस सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आप ऑब्वियसली हर करियर में कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है, लेकिन यहाँ बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ तो होती ही होती है, साथ साथ आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छे से टीम्स को लीड करने का मौका मिलता है, प्रमोशंस मिलते हैं, आपने यदि अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ये एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाला प्रोफेशन है, जिसमें जाके आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है। आप शायद अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे, और शायद आप उतना आगे का नहीं सोच पा रहे होंगे, लेकिन यदि आपने सोचा है कि आपको इस फील्ड में उतरना है, तो आप एक बार पेन पेपर के ऊपर लिख कर देखो कि आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। क्या सिर्फ मनी है?
मनी आप एनी हाउ अर्न कर लोगे। क्या सिर्फ आपको एक जॉब में आना है? जॉब कहीं और भी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप सच में वो जज्बा रखते हो कि नहीं, मुझे कंट्री को सर्व करना है, मुझे डिफेंस में आना है, मुझे ट्राई सर्विस में जाना है, तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आंख बंद करके निकल पड़ो इस रास्ते पे। हम एजुकेटर्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपका रिटर्न क्लियर करवाने के लिए, साथ साथ आपको गाइड करने के लिए कि किस तरह आप एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो, मेडिकली फिट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस ग्रेजुअली। ओके, तो अब यहाँ देखो, योर पार्ट टू सर्विस बिगिंस हियर। मतलब इस क्लास में हमने देख लिया कि एनडीए और सीडीएस के बेसिक्स क्या है। अब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस। तो अब इस जर्नी को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन की जाए और थरो प्रिपरेशन की जाए। रिटन एग्ज़ाम फर्स्ट है, उसके लिए इंग्लिश के लिए मैं आपके साथ हूँ, जिससे आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया से तैयार करवा दूँगी, जिससे आप अच्छे से पेपर दे पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी एक एजुकेटर को, गाइड को, मेंटर को देखना होगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में कर सको, सिस्टमैटिक आप आगे बढ़ सको, जिससे कि इधर उधर भटकाव नहीं होगा। नहीं तो समझ नहीं आता है कि किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है। समटाइम्स हम रूल्स के बीच में स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि यही क्यों आंसर है। सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपके पास एक गाइड होना ज़रूरी है। सो इंग्लिश के लिए मैं आपके साथ हूँ। सो बस इस प्रिपरेशन के लिए आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और जब आप ये सब कर लोगे तो उसके बाद आप अपनी कंट्री को ऑनर के साथ सर्व कर पाओगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो मैं लेकर आने वाली हूँ वो एनडीए और सीडीएस के सिलेबस का एक ओवरव्यू होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। So thank you so much everyone for being here. Subscribe the channel and like the video. Thank you so much. Jai Hind.